बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लेक्चर के अंदर जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम है राइबोसोम्स। इस टॉपिक को आपने मिलर एंड हार्ले की बुक से भी तैयार करना है, उसमें थोड़ा सा पोर्शन इसका दिया हुआ है, लेकिन आपने इस टॉपिक को डिटेल के अंदर एफएससी बायोलॉजी की बुक के अंदर से जो चैप्टर नंबर 4 है फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का, उसमें से आपने इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि राइबोसोम्स होते क्या हैं। राइबोसोम्स जो हैं वो टाइनी होते हैं, मतलब बहुत छोटे हैं, जिनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। ग्रैन्युलर होते हैं, दानेदार होते हैं और प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के। और राइबोसोम्स जो हैं ये क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं। जैसे कि नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज मोस्टली किस में पाई जाती हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती हैं। अब राइबोसोम्स भी क्योंकि ये यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, सिमिलर इनका स्ट्रक्चर। जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर मोस्टली जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। अब कुछ आने वाले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, जैसे हम न्यूक्लियोलस इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, वो भी नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज है। और उसके बाद जो सेंट्रियोल्स है वो भी क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज है, उसको भी हम आने वाले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये भी उनकी तरह, जिस तरह न्यूक्लियोलस की तरह और सेंट्रियोल्स की तरह, इसके इर्द गिर्द भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके अंदर भी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। अब सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया था, ये पैलाडे एक साइंटिस्ट था, उसने 1955 में इसको सबसे पहले डिस्कस किया था। अब ये है कि इनकी कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन में इनके दो चीज़ें होती हैं, इक्वल अमाउंट होती है प्रोटीन्स की और आरएनए की। मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड से मुराद क्या है कि राइबोसोमल आरएनए, मतलब राइबोसोमल आरएनए जो ये और इसके अलावा प्रोटीन, इन दोनों की क्या है, इक्वल अमाउंट इसके अंदर पाई जाती है, 50-50%। जी, ये अब ये कंपोजिशन जो है वो डिटेल के अंदर हम देखते हैं कि यूकैरियोटिक जो सेल है उसके अंदर जो राइबोसोम्स हैं उनके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। अब यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं उनके अंदर भी वही दो चीज़ें पाई जाएंगी, क्योंकि इनकी कंपोजिशन में दो ही चीज़ें हैं, एक आरएनए है 40-50% और प्रोटीन है 50-60%। अगर हम देखें तो ये दोनों तकरीबन 50-50% इनकी जो रेशो होगी इसकी कंपोजिशन के अंदर, मतलब आरएनए 50% होगा और प्रोटीन 50% होगा। इसलिए हम इन दोनों को कंबाइन क्या कहेंगे, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, मतलब जिसमें आरएनए भी होगा और प्रोटीन्स दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स कहेंगे। और आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम्स के अंदर, जो आरएनए होगा उसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। जो राइबोसोम्स के अंदर आरएनए होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, राइबोसोमल आरएनए। अब इसकी सिंथेसिस किधर होती है, मतलब प्रोडक्शन साइट किधर है राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स जो है वो न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। अब न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियोलस होता है कि जो सेल का सेंटर जो होता है, ये आप सपोज करें कि एक सेल है, सेल के सेंटर के अंदर हमेशा क्या होता है, उसका न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर या न्यूक्लियस के इनसाइड जो है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस जो है ये क्या है, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स है, मतलब जहाँ पे राइबोसोम्स तैयार होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। लेकिन हम राइबोसोम्स को क्या कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि प्रोटीन की जो फैक्ट्री है या प्रोटीन की सिंथेसिस जिस जगह के ऊपर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, या जो ऑर्गेनेली प्रोटीन्स की सिंथेसिस करती है उसको हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स कहते हैं। मतलब क्या कि न्यूक्लियोलस जो है वो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स है और फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स जो है वो क्या होगी, वो भी क्या होगी, ये राइबोसोम्स होंगे। अब राइबोसोम्स भी ये न्यूक्लियोलस भी जो है ये राइबोसोम्स की तरह ही क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज है। अब आपने ये बात अच्छी तरीके से याद रखनी है कि राइबोसोम्स खुद भी एक नॉन मेम्ब्रेनस है ऑर्गेनेली है या स्ट्रक्चर है, उसके अलावा जो न्यूक्लियोलस है जहाँ पे वो प्रोड्यूस होते हैं वो भी क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। अब इसकी अकरेंस किधर है, मैंने आपको बताया है कि ये फ्री भी होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो ये फ्री भी होते हैं इसके अंदर, किसके साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे ये नज़र आ रहे हैं आपको। उसके अलावा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होती हैं, जिसमें क्या आती है उसकी मॉर्फोलॉजिकल शेप उसकी, एक तो आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके पास उसके साथ क्या अटैच होते हैं, राइबोसोम्स अटैच होते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जिस राइबोसोम्स जिस के साथ अटैच होंगे
उसको हम क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और जो विदाउट राइबोसोम्स होती है उसको आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, उसको हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसकी अब ये दोनों तरह से पाया जाता है, मतलब राइबोसोम्स फ्री फ्लोटिंग भी होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ भी अटैच होते हैं। अब इसके बाद है स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग जो है, इसको मैं आपको ये जो स्ट्रक्चर है इसकी राइबोसोम्स की, इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको ये स्वेडबर्ग यूनिट जो एस लिखा हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपको ये आने वाली जो स्लाइड हैं, 2 स्लाइड, इनको अच्छी तरह मतलब समझ आ जाए इनके अंदर आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब स्वेडबर्ग जो है ये असल में है सेडिमेंटेशन रेट है, ये नॉन एसआई यूनिट है। एक स्वेडबर्ग जो था ये एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, उसे 1928 में उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। उसने ये सबसे पहले क्या था, ये सेंट्रीफ्यूजेशन की जो टेक्निक्स थी इसको डेवलप किया। इसमें हम क्या करते हैं, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे हम राइबोसोम्स को ले लें, उसको हमने डिफरेंट ऑर्गेनेली से सेपरेट करना हो तो हम क्या करेंगे, उनको इसके अंदर लेंगे। लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन होती है, तो इसके अंदर हम उसको क्या करेंगे, इस जो है टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर रख के हम क्या करेंगे, इसको तेज़ी के साथ क्या करेंगे, स्पिन कर देंगे। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इसको हम क्या करते हैं, स्पिन कर देते हैं। जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये घूमना शुरू हो जाएगी। तो ये क्या करेगी, जो भी इसके अंदर चीज़ें होंगी, पार्टिकल्स वगैरह जो भी चीज़ें होंगी, उनको डेंसिटी की बेस के ऊपर सेपरेट कर देगी। मतलब जो जिन चीज़ों की डेंसिटी कम होगी वो इसके ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगी, और इसके अलावा जो जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या आ जाएगी, नीचे बॉटम वाली साइड के ऊपर आके क्या आ जाएगी, इकट्ठी हो जाएंगी। और ये क्या होंगी, सेपरेशन इनकी बिल्कुल सेम होगी, जैसे आप लेयर नहीं बना देते उस तरीके से। जिनकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर लेयर बना लेंगी, और जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या होंगी, बॉटम के अंदर लेयर बना लेंगी। इस बेस के ऊपर हमने क्या किया, इसको सेपरेट करते हैं हम किसको, राइबोसोम्स को, या इस सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर मुख्तलिफ पार्टिकल्स को। या आपने देखा होगा जब आप ब्लड टेस्ट वगैरह करवाने जाते हैं तो उधर भी ये मशीन रखी होती है, उसमें से वो क्या करते हैं, जो कंपोनेंट वगैरह ब्लड के सेपरेट करने होते हैं तो वो इसी टेक्निक को यूज़ करके करते हैं। अब जो है सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देते हैं। यूकैरियोटिक जो होते हैं राइबोसोम्स वो लार्ज होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। अब ये इसको हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया कि जो ये अब लार्ज, अब जो है क्या नाम है, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स वो लार्ज है। उसके आगे फर्दर 2 क्या है, सब यूनिट हैं। उसमें से एक जो उसका सब यूनिट है, ये ऊपर वाला आपको नज़र आ रहा होगा, ये लार्जर है, और एक ये वाला जो सब यूनिट है इसका, ये क्या है, स्मॉलर है। लार्जर सब यूनिट क्या है, 60S है। अब स्मॉलर सब यूनिट क्या है, 40S है। अब ये एस मैंने आपको बताया, ये इसका क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट है, मतलब जिसकी बेस के ऊपर इस के ऊपर हमने इसकी क्या सेडिमेंटेशन की थी, और इसका ये जो रेट निकला है लार्जर सब यूनिट का वो क्या है, 60S निकला है। और जो स्मॉलर सब यूनिट है उसकी सेडिमेंटेशन रेट क्या है, 40S है। ये दोनों यूनिट मास नहीं है, ये यूनिट मास नहीं। अगर मास होते तो अगर हम 60 और 40 को अगर दोनों को हम क्या करें, प्लस करें, तो ये कितना बनेगा, 100 बनेगा। लेकिन ये कितना बनता है, 80S बनता है। अब उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो लार्जर सब यूनिट है ना, ये स्मॉलर सब यूनिट के साथ बिल्कुल ऐसे अटैच नहीं होता, बल्कि क्या है, लार्जर सब यूनिट ने थोड़ा सा इसका हिस्से को इस तरह ऑक्यूपाई किया होता है स्मॉलर सब यूनिट के। तो इसलिए ये क्या होता है, दोनों का अगर हम इनका सेडिमेंटेशन, अगर हम इनकी सेपरेट सेडिमेंटेशन करें लार्जर सब यूनिट की, तो क्या निकलेगी, उसकी सेडिमेंटेशन रेट 60S, और स्मॉलर की कितने लगेगी, 40S। लेकिन अगर हम दोनों को कंबाइन करके इन दोनों की क्या निकालें, सेडिमेंटेशन करें, तो कितनी निकलेगी, इनकी सेडिमेंटेशन 80S निकलेगी। तो इसकी मैंने रीज़न भी बता दी, क्योंकि लार्ज जो सब यूनिट है उसने स्मॉल को क्या किया होता है, थोड़ा सा ऑक्यूपाई किया होता है। तो इसलिए दोनों मिल के क्या बनाते हैं, सेडिमेंटेशन इनकी कितनी बनती है, 80S बनती है, और ये यूकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है, और इसको हम क्या कहते हैं, लार्ज होता है। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स या है सब यूनिट, वो क्या होते हैं, वो स्मॉल होते हैं, वो 70S बनाते हैं। जिसमें लार्जर सब यूनिट उसका भी क्या होगा, 50S होगा, और स्मॉलर सब यूनिट उसका क्या है, 80S। मतलब इसकी ये सेडिमेंटेशन रेट है लार्जर सब यूनिट की 50S, और इसकी सेडिमेंटेशन क्या है, 30S है। उसके अलावा हम दोनों को कंबाइन करें तो 80 बनता है, लेकिन दोनों कंबाइन होकर कितना बनाते हैं, ये 70S बनाते हैं। इसमें भी वही है कि लार्जर सब यूनिट जो होता है इसने क्या किया होता है, थोड़ा सा स्मॉलर सब यूनिट को क्या किया होता है, ऑक्यूपाई किया होता है। अब ये ऑक्यूपाई इन्होंने कैसे किया होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच कैसे होते हैं, तो ये मैग्नीशियम आयंस की वजह से होते हैं। अभी एक और डायग्राम आएगी, उसमें मैं इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। उसके अलावा जो राइबोसोम्स के अंदर हमने पढ़े हैं, 2 चीज़ें होती हैं, एक तो RNA होता है और दूसरा क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब जो RNA है ना, राइबोसोमल RNA, उसके पास जो फास्फेट ग्रुप होगा वो, और प्रोटीन्स के पास अमाइनो एसिड होते हैं। अमाइनो एसिड के पास क्या होता है, अमाइनो ग्रुप होता है। अब ये फास्फेट और अमाइनो ग्रुप जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, वो भी इनको क्या करता है, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखता है।
एक तो मैग्नीशियम आयंस जो हैं वो इन दोनों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं, और दूसरा क्या, फास्फेट ग्रुप जो राइबोसोमल आरएनए का, और प्रोटीन्स के क्या, अमाइनो ग्रुप, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो इन दोनों को क्या करते हैं, वो जोड़ के रखते हैं जी। और दोनों क्या मिलके बनाते हैं, ये दोनों क्या बनाते हैं, 70s। मतलब इन दोनों का जो है सेडिमेंटेशन रेट जो है, अगर हम उनको उसी जैसे मैंने आपको लास्ट उसमें दिखाया था डायग्राम के अंदर, कि अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर रख के इनको अगर हम सेडिमेंटेशन की करें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक को यूज़ करते हुए, तो इनकी सेडिमेंटेशन रेट क्या निकलेगा, 70s निकलेगा। अब उसके बाद जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो राइबोसोम्स हैं जो पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया जो साइटोप्लाज्म के अंदर भी फ्रीली डिस्पर्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स हैं। और वो उनका जो यूनिट है, सेडिमेंटेशन रेट है, वो क्या है, 80s होते हैं। लेकिन जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों हमने पहले भी पढ़ा है, ये भी क्या होते हैं, फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेल्स हैं, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। इनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं, 70s होते हैं। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं किसके साथ, प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब कैसे, एक हाइपोथेसिस आपने एफएससी में भी पढ़ा था, एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस। इसके मुताबिक ये क्या है, ये कहते हैं कि जो पास्ट में क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो थे, ये क्या थे, ये दोनों बैक्टीरिया थे। लेकिन बाद के अंदर इन्होंने क्या किया, ये यूकैरियोटिक सेल्स की क्या बन गई, ऑर्गेनेलीज बन गई। तो ये इसलिए ये हमें क्या करती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, अब इनके अंदर जो पाया जाता है राइबोसोम्स, वो भी 70s है। और उसके अलावा जो हमने लास्ट में पढ़ा है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका भी जो राइबोसोम्स है वो भी 70s है। इसलिए इन दोनों के दरमियान क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ओरिजिन है इन दोनों का। इसलिए बताते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स जो हैं उन्होंने ही किनको डेवलप किया है, यूकैरियोटिक सेल को डेवलप किया है। ये एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस, यही हमें एक्सप्लेन करते हैं। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल जो राइबोसोम्स हैं, जो मेमिलियन सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं उनका क्या होता है, सेडिमेंटेशन रेट 55 ऐसे होता है। अब ये मुख्तलिफ हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्रीली डिस्पर्स होंगे राइबोसोम्स, उनका सेडिमेंटेशन रेट क्या है, 80s। और जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, उनके 70s है। प्रोकैरियोट्स का भी 70s है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं मेमिलियन सेल के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, 55s उनका सेडिमेंटेशन रेट है। अब उसके बाद राइबोसोम्स के फंक्शन देखते हैं। मैंने आपको बताया कि राइबोसोम्स जो थे वो क्या थे, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन थी। लेकिन फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स क्या, वो न्यूक्लियोलस है। ये आपने दोनों याद रखने हैं। अब ये कैसे करते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस, ये एक प्रोसेस है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसोम्स कहते हैं। अब पॉलीसोम्स में क्या होता है, राइबोसोम्स जो फ्री या अटैच्ड होते हैं वो क्या करते हैं, मैसेंजर आरएनए के साथ मिलके क्या करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। अब मैसेंजर आरएनए जो होता है वो राइबोसोम्स के हमेशा स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होता है। जैसे मैंने आपको ये वाले दिखाए थे, ये स्मॉलर सब यूनिट इनके साथ अटैच होता है। अब ये कैसे अटैच होता है, ये मैं आपको ये वाली जो ये इन्होंने बताया हुआ ये पैराग्राफ के अंदर जो पॉलीसोम्स, ये नेक्स्ट डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या होते हैं राइबोसोम्स के, एक ये वाला लार्जर सब यूनिट और एक ये स्मॉलर सब यूनिट। ये इस तरफ भी क्या है, इसी तरह से ये क्या होते हैं, फ्रीली डिस्पर्स होते हैं। अब ये दोनों क्या करते हैं, आके एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। जो अब ये जुड़ते किस तरह है, मैंने दो आपको बताए थे, एक मैग्नीशियम आयंस और दूसरे क्या थे, जो आरएनए के पास फास्फेट ग्रुप होता है और जो प्रोटीन्स के पास अमाइनो ग्रुप होता है, वो दोनों मिलकर इनको क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। लेकिन अब मैसेंजर आरएनए, अब प्रोटीन की सिंथेसिस में आपने याद रखना एक प्रोसेस होता है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस जो हमने करनी है उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किधर होती हैं, डीएनए के पास होती हैं। अब डीएनए किधर होता है, न्यूक्लियस में होता है, किसके पास, क्रोमोसोम्स के ऊपर। अब डीएनए से जो क्या करता है, सबसे पहले मैसेंजर आरएनए को बनाता है, जिसमें प्रोटीन्स की जो हमने फॉर्मेशन करनी है उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। ये फर्स्ट स्टेप है, मतलब डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और ये किसका फर्स्ट स्टेप है, किसका, सेंट्रल डोग्मा का। अब क्या होता है, वो जो मैसेंजर आरएनए बना है वो न्यूक्लियर पोर को क्रॉस करके, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसको पोर को क्रॉस करके किधर आता है, साइटोप्लाज्म में आता है। अब साइटोप्लाज्म में वो किसके पास आता है, वो आता है राइबोसोमल आरएनए के पास, क्योंकि उसके पास क्या आता है, राइबोसोमल आरएनए के पास क्या आते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। अब ये क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, उसके साथ अटैच होता है और एक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीसोम्स कहते हैं। अब वो किस तरह से अटैच होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट है और एक स्मॉलर सब यूनिट है। जो मैसेंजर आरएनए जो डीएनए से आया है इन्फॉर्मेशन लेके प्रोटीन की सिंथेसिस की, वो हमेशा किसके साथ आके अटैच होगा, राइबोसोमल जो सब यूनिट होता है, स्मॉलर सब यूनिट, उसके साथ अटैच होगा। अटैच होने के बाद उसके ऊपर आगे कौन सा अटैच हो जाएगा, लार्जर सब यूनिट। अच्छा, ये आपने याद रखनी है कि जो मैसेंजर आरएनए है वो किसके साथ अटैच होता है, स्मॉलर सब यूनिट के साथ। और जो लार्जर सब यूनिट है ये भी स्मॉलर सब यूनिट के साथ अटैच होता है।
और आके ये क्या करना शुरू कर देता है, जो स्मॉलर सब यूनिट क्या करता है, ये जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोड होगा जो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, उसको क्या करना, डी कोड करना शुरू कर देते हैं। तो फिर क्या होगा, उसके बाद एक थर्ड टाइप का जो है आरएनए, उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र आरएनए। ये ट्रांसफ़र आरएनए आके क्या होगा, इस लार्जर सब यूनिट के साथ क्या होगा, इधर आके अटैच होगा। अटैच होने के बाद ये क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए के ऊपर जितने भी ये होंगे जो प्रोटीन का सीक्वेंस होगा, उसके अपोजिट वो क्या करेगा, एंटी कोडान अटैच करना शुरू कर देगा। जैसे ये हमेशा जो अटैच होते हैं ना, लार्जर जो सब यूनिट है राइबोसोम्स का और स्मॉलर सब यूनिट, ये हमेशा कहाँ से किस एंड पे अटैच होते हैं, ये होते हैं 5 एंड के ऊपर। 5 प्राइम एंड जो होता है उसका, ये इनिशिएशन कुडान होते हैं। अब कुडान 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक उसमें क्या आते हैं, AUG, इसको हम स्टार्ट कुडान कहते हैं, और बाकी UAG, UAA और UGA, ये 3 क्या आते हैं, स्टॉप कोडान होते हैं। हमेशा इनिशिएशन साइट के ऊपर आके ये दोनों अटैच होंगे। अटैच होने के बाद ये क्या करेंगे, मैसेंजर आरएनए को डी कोड करना शुरू कर देते हैं। अब वो ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, जो ये डी कोड हुआ होता है AUG जैसे है, इसके अपोजिट जो होगी वो नाइट्रोजन स्पेसिस, वो उसके साथ अटैच करना शुरू कर देगा। अटैच करते रहते हैं तो क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होना शुरू होती है। मतलब अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बांड के जरिए जुड़ना शुरू होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं। तो अब ये क्या करता है, जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए साइट है वो हमेशा कौन प्रोवाइड करता है, ये स्मॉलर सब यूनिट प्रोवाइड करता है। जो होती कहाँ पे है साइट, वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर होती है। अब प्रोटीन बनेगी कैसे और उसके ऊपर कितने अमाइनो एसिड होंगे, वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है, मैसेंजर आरएनए डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। अब ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोमल सब यूनिट के साथ अटैच है। अब लार्जेस्ट सब यूनिट आके अटैच हुआ, फिर ट्रांसफ़र आरएनए आएगा, वो आके क्या शुरू कर देगा, इसके ऊपर अमाइनो एसिड को जोड़ना शुरू कर देगा। जब वो जोड़ना शुरू कर देगा तो क्या आ जाएगा, ये पॉलीपेप्टाइड की एक चेन बनती जाएगी। जब ये आखिर में आएगा, स्टॉप कोडान आएगा UAA, UAG, उसके अलावा और भी होते हैं UAA, UGA। अगर इन तीनों में से कोई भी आ जाएगा तो वहाँ से क्या आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से क्या आ जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। मतलब स्मॉलर सब यूनिट अलग हो जाएगा और लार्जर अलग हो जाएगा। और ये जो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनी थी, जो प्रोटीन की सिंथेसिस हुई है, ये क्या आ जाएगी, ये सेपरेट हो जाएगी। इस तरह से मतलब हमारे क्या करते हैं, जो सेल्स के अंदर जो क्या होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अब इसको मैं दोबारा आपको रिव्यू कर दूं। सबसे पहले क्या होता है, लार्जर सब यूनिट होता है और स्मॉलर सब यूनिट, ये दोनों फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इन दोनों को जोड़ता कौन है, मैग्नीशियम आयंस या वो राइबोसोमल आरएनए के ऊपर जो होते हैं फास्फेट ग्रुप, और जो स्मॉलर और या प्रोटीन के पास क्या होते हैं, अमाइनो ग्रुप होते हैं। वो दोनों आपस में बांड बना के इन दोनों को जोड़ते हैं। जो मैसेंजर आरएनए हमेशा किसके ऊपर जुड़ेगा, स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर जुड़ेगा। उसके बाद लार्जर सब यूनिट भी किसके ऊपर आके जुड़ेगा, स्मॉलर सब यूनिट के साथ जुड़ेगा। उसके बाद ट्रांसफ़र आरएनए आएगा, वो क्या करेगा, जो मैसेंजर आरएनए है इसको क्या करेगा, डीकोड करना शुरू कर देगा। और इसके अपोजिट जो होंगी क्या होंगी, मतलब कोडान है उसके एंटी कोडान वो आके लगाना शुरू कर देगा। तो वो जब आगे लगाएगा तो क्या होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होना शुरू हो जाएगी। जब वो स्टॉप कोडान आएगा तो ये दोनों राइबोसोमल लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट एक दूसरे से क्या आ जाएंगे, वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे उस साइड से। और जो पॉलीपेप्टाइड की चेन जो बनी है, जिनके दरमियान क्या होता है, पेप्टाइड होता है, अमाइनो एसिड के दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड होता है, वो पॉलीपेप्टाइड की जो चेन बनी है वो क्या आ जाएगी, वो प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आने वाले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह किसको डिस्कस करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस करेंगे।